हेलो दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रिजल्ट निर्माण पर। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम इस पूरे चैप्टर को एक ही लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन इस क्लास में आप क्या करोगे, इस चैप्टर को सीखोगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब बच्चों को इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होती है। एक बार आप इन्हें बता दीजिए। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर। ठीक है, क्या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में क्या अंतर। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद दोनों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया हुई, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त हुआ, नए गुणों वाला पदार्थ। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें ये समीकरण प्राप्त हो गई, Mg प्लस O2 तीर का निशान MgO, जो ये समीकरण है इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इनमें हमारे पास दो पद होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो हम उन्हें सीखते हैं कि क्या होता है अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कितने पद होते हैं भाई, दो पद होते हैं। पहला होता है क्या, अभिकारक। पहला कौन सा होता है भाई, अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, क्या लेता है, भाग। इसका अर्थ ये नहीं कि वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे हम उसी एग्जांपल से समझे, Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्साइड उठ के क्या बनाते हैं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो दो हैं शुरू के, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अभिकारक। ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, वो क्या होते हैं भाई, अभिकारक होते हैं। ठीक है, और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में हमें प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया के अंत में हमें वो प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो ये जो नए गुणों वाला पदार्थ बना, ये क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हुए होते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आपको अभिकारक और उत्पाद में आसानी से अंतर समझ में आ गया होगा। यानी जो अभिक्रिया के अंत में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक उत्पाद, और जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं या अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो आपने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या समझ लिया, अंतर समझ लिया। अब इन दोनों में हमारे पास दो पद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। आपने अभिकारक और उत्पाद को भी क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझा देता हूं, क्या इनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दो पद होते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी अभिकारक के तत्वों में जितने परमाणु है और उत्पाद के तत्वों में जितने परमाणु है वो दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, क्या करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जिससे क्या प्राप्त होगी, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, हम जल के निर्माण का एग्जांपल देखते हैं। कैसे होता है भाई जल का निर्माण, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो क्या बनता है भाई, H2O, क्या बनता है, जल बनता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अभिकारक को देखना है। ठीक है, क्या करना है, हमें अभिकारक को देखना है, इससे नजरें नहीं हटानी हमको। देखो
पहले अभिकारक में कितने तत्व हैं? एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब तत्व तो दो हैं और तत्वों के परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो है 2 और ऑक्सीजन के भी कितने? 2। इधर तो 2 है, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब इधर देखो, इधर भी 2 ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन के तत्वों के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन की 1 ही है। तो ऑक्सीजन की कम है ना, इधर इधर तो है ऑक्सीजन की 2 और इधर है 1। तो देखो हम इसे कैसे बराबर करें। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम इन्हें कैसे बराबर करें। तो मैं किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दूं इन्हें कि इधर भी ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए और इधर भी। इधर तो 2 है और हमें इधर 2 करनी है। तो क्या मैं इसको, यानी ये किसका फॉर्मूला है भाई? जल का। क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा अब कि सर ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की तो 4 हो गई। 2 दूनी 4, कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहाँ तो हाइड्रोजन की 2 ही है। तो क्या मैं इस हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दूं? लो कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो कितनी हो गई भाई? 2 दूनी 4, कितनी हो गई? 4। यानी हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ये कैसी समीकरण हमें प्राप्त हो गई? ये हमें प्राप्त होगी कौन सी समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक यानी समीकरण को संतुलित करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ना इसके पास ज्यादा होनी चाहिए ना इसके पास कम होनी चाहिए। हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी भाई? CH4 प्लस O2। क्या बन जाएगा भाई? CO2 प्लस H2O। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसा हमने पहली समीकरण में किया था ना सेम वैसा ही करना है। ठीक है, कैसे करना है? जैसा हमने पहली समीकरण में किया था, जब हमने पहली समीकरण को संतुलित किया था, तो हमें हमारी नजरें पहले अभिकारक पर गड़ा लेनी है। ठीक है, अब देखो, अब भाई इसमें कितने तत्व हैं? अब आपको दिख रहा होगा सर इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हमें इन तीनों को नीचे उतार देना है। अब भाई कार्बन के कितने तत्व के परमाणु है? भाई एक ही है कार्बन। तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4 हैं, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है सर। अब यहाँ देखो उत्पाद में देखो, यहाँ भी 3 ही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? आप बोलोगे सर एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? आप बोलोगे सर 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 तो यहाँ है और एक यहाँ है। तो कितनी हो गई ऑक्सीजन? 3 हो गई। अब हमें उसको देखना है जिसकी संख्या कम है। देखो कार्बन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बराबर करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि हाइड्रोजन बराबर हो जाए? क्या मैं इसे 2 से गुणा कर दूं? लो कर दिया, 2 से गुणा कर दिया भाई, 2 से गुणा। अब हाइड्रोजन कितने हो गई? 2 को उठाकर कितने हो गए? 4। अब आपको हो गए सर ऑक्सीजन भी 4 हो गई, यहाँ भी 2 और यहाँ से 2 गुणा करेंगे तो 4। तो मैं ऑक्सीजन यहाँ कितनी लिख देता हूँ? 4 लिख देता हूँ। अब आपको हो गए कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन 4 हो गई और यहाँ 2, ये तो समीकरण गलत हो गई। हमारी समीकरण क्या नहीं हुई है? गलत नहीं हुई है। तो क्या मैं इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इस O2 को 2 से गुणा कर दूं? लो कर दिया भाई, 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? यहाँ पर 4 हो गई। अब देखो कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 और ऑक्सीजन यहाँ भी 4। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी हमारी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई है। यानी इधर जितने तत्वों के परमाणु है और उत्पाद में भी कितने ही तत्व हैं? उतने ही तत्व हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा भाई? अब हम लेते हैं आयरन। आयरन की अभिक्रिया करवाते हैं हम जल से, H2O से। तो क्या बन जाएगा भाई? Fe3O4 प्लस प्लस क्या बन जाएगा भाई? Fe3O4 और H2। क्या बन जाएगा? Fe3O4 और H2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या देखनी है और उसके बाद हमें उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या क्या करनी है? देखनी है। तो देखो यहाँ पर कितने तत्व हैं?
अब आप बोलोगे सर 3 दिख रहे हैं हमको, तो दिख तो मुझे भी 3 ही रहे हैं। देखो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आयरन कितने यहाँ पर, 1 है। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन 1 है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखना है। आयरन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। अब आप देखो कि किस में कम है। जिसमें कम होंगे ना सबसे पहले हम उसको उठाएंगे, ठीक है। देखो आयरन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने, 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो सबसे पहले हम आयरन को उठा लेते हैं इसकी जगह से, ठीक। तो आयरन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और कैसे करेंगे, हमें कुछ ऐसी संख्या देखनी है जिससे क्या हो जाए कि ये संतुलित हो जाए, ठीक है। तो आयरन को क्या मैं 3 से गुणा कर दूं, लो कर दिया आपके कहने पर। आप बोले सर कर दो, लो कर दिया। तो यहाँ आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। तो एक को उठाकर यहाँ क्या कितने टेक दूं, 3 टेक दूं। 3 हो गए ना, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। चलो ये तो हो गया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 और यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 4। तो कम किसके पास है, अभिकारक के पास है। भाई साफ दिख रहा है मुझे आंखों से, आपको भी दिख रहा होगा। देखो तो ऑक्सीजन को मैं यहाँ 1 है 4 से गुणा कर दूं मैं यहाँ पर, लो कर दिया 4 से गुणा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई, 4। आप चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे सर मिस्टेक हो गई। कहाँ पर मिस्टेक हो गई कि सर या तो हाइड्रोजन 8 हो गए, कितने हो गए भाई, 2 को उठाकर 8 हो गए, यहाँ तो 2 ही हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो क्या मैं इसे H2 को 4 से गुणा कर दूं तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। पहाड़े तो सबको आते होंगे ना, तो पहाड़े हम 4 को 2 से गुणा कर दे तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं ना। तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। आयरन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो क्या हो गई है हमारी समीकरण, क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। हाँ अब हम इसे क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभिकारक के भी तत्वों के परमाणु संख्या और उत्पाद के भी तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है, ठीक है। दोनों की संख्या बराबर हो गई, ना इसके पास ज्यादा है और ना इसके पास कम है। एक बार आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आपने देख लिया होगा इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट समीकरण को संतुलित करना। कुछ नहीं है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। आप इस लेक्चर के बाद मुझे बोलोगे कि सर सीखना है तो सिर्फ किससे, संदीप सर से, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फोर्थ। 3 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं और ये देखो फोर्थ एग्जाम्पल। अब हम किसको लें, लो पहली समीकरण जो हमने वहां लिखी थी Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और क्या हो गया ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अभिकारक के तत्वों के परमाणु संख्या देखनी है। साफ साफ दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। सर यहाँ मैग्नीशियम तो कितनी है, 1 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ मैग्नीशियम कितनी है, 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब देखो किसके पास कम है, मैग्नीशियम तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है, 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम कम वाले को उठाएंगे ना, गरीब को उठाना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो तो हम इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करें, क्या मैं इसे 2 से गुणा कर दूं, लो गरीब को क्या बना दिया, अमीर बना दिया। अब ये गरीब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन सर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गए। चलो लिख देते हैं मैग्नीशियम 2 हो गए, आपके पास सही है। मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ तो मैग्नीशियम क्या है, 1 ही है। अब ये गरीब हो गया, तो इस गरीब को हम क्या करें, अमीर बना देते हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ 2 कर देते हैं। अब सर आपने यहाँ 2 क्यों लिखा है, यहाँ तो 1 ही है। क्या मैं इस मैग्नीशियम को 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ मैग्नीशियम 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई है। इसे हम क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण करना आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। भाई ये टॉपिक क्या था, क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आप इस पर क्या लगा लीजिए, इंपोर्टेंट। इस पे हर बार सवाल क्या होता है, पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के आपकी किताब में कितने प्रकार दे रखे हैं, 9 प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार है संयोजन,
अभिक्रिया। दूसरा है कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है भाई संयोजन वियोजन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और चौथा प्रकार है उष्मा शोषी प्रक्रिया या अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। पांचवा है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और सिक्स यानी छठवा है हमारे पास कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है सर, लेकिन ये कुछ नहीं है, ठीक है। सातवीं हमारे पास कौन सी, उपचयन। और आठवीं हमारे पास अपचयन। और लास्ट रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कितनी रिएक्शन है, टोटल 9 रिएक्शन है। कौन कौन सी, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले हम इन दोनों को, इन सबको एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास क्या, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा टॉपिक भाई, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है सर, तो देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने भी हो सकते हैं, जुड़कर एक कल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उत्पाद जो बनेगा वो एक ही होगा, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है पहला एग्जाम्पल, गंधक का निर्माण। किसका निर्माण, गंधक का निर्माण, या हम बोल सकते हैं गंधक का दहन। गंधक का निर्माण नहीं, गंधक का क्या, दहन, ठीक है। गंधक का फॉर्मूला एस, सल्फर, और उसका क्या कर देंगे हम, दहन कर देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या है, दो है या दो से अधिक पदार्थ है जो मिलकर क्या करते हैं, एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक कल उत्पाद। एक कल ही बनेगा, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बन सकते, यानी फिक्स है सीमा, एक ही होगा, एक से ज्यादा आप हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, कार्बन का क्या, दहन। कार्बन क्या होता है भाई, सी होता है इसका वो प्रतीक, और दहन कर देंगे, किससे क्रिया करवाएंगे, O2 के साथ, तो क्या बन जाएगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी क्या हुआ, एक ही उत्पाद बना, एक ही बना ना, इसमें भी क्या हुआ, एक ही उत्पाद बना। तो कार्बन का दहन और गंधक का दहन क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, पदार्थ, और वो क्या करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक ही बनेगा, किसी भी कैसी भी कंडीशन हो, संयोजन में क्या होता है, एक ही उत्पाद बनता है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल समझे, तो जैसे जल का निर्माण क्या होता है, फॉर्मूला 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। तो ये क्या है भाई, जल का फॉर्मूला। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक ही तो उत्पाद बन रहा है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो ये जल का निर्माण भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, लेकिन उत्पाद क्या बनेगा, एक ही बनेगा, किसी भी कैसी भी कंडीशन हो, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन संयोजन की विपरीत है, यानी संयोजन में जो होगा वो वियोजन में नहीं होगा, वियोजन में उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। संयोजन में तो क्या हो रहा था, दो थे, एक बन रहा था। अब वियोजन में क्या होगा, एक होगा, लेकिन एक से दो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट है रिएक्शन वियोजन। भाई संयोजन और वियोजन का क्या क्या है, आपस में टकराव है, यानी उनके बीच लड़ाई है। जो संयोजन में होगा वियोजन कहेगा कि मैं तेरे जस्ट क्या करूंगा, अपोजिट करूंगा सब कुछ, ठीक है। तो देखो वियोजन, नेक्स्ट रिएक्शन वियोजन, ठीक है। वियोजन यानी एक पदार्थ होगा, एक पदार्थ होगा, और वो क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है, टूटेगा, और दो से ज्यादा पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा।
दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है पदार्थ एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही होगा, कि कैसी भी कंडीशन हो पदार्थ दो नहीं हो सकते। जो अभिक्रिया कर रहा है ना वो एक ही होगा, उत्पाद चाहे दो बने या दो से ज्यादा बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखें फेरस सल्फेट का। कौन सा, फेरस सल्फेट, नाम तो सुना ही होगा भाई, फेरस सल्फेट। क्या भाई, फेरस सल्फेट। अब क्या होता है इसका सूत्र देखो, 2Fe SO4। क्या है भाई, फेरस सल्फेट है। अब ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा और इससे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पदार्थ का निर्माण होगा ना। देखो जैसे हमारे पास क्या बन गया, फेरस सल्फेट टूटा टूटा तो Fe3O4SO2 और SO3, यानी दो है या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण होगा ना। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वियोजन में, कि ये जो है जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहा है ये एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन या कोई सी भी अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 2AgBr। ठीक है, क्या 2AgBr, तो Ag इधर देखो क्या होता है, 2AgBr जब टूटता है, 2AgBr टूटता है तो क्या बनता है भाई, 2Ag+Br2। ठीक है, 2Ag+Br2। अब देखो जो ये था ये तो एक ही था, क्या था भाई, ये तो एक ही था। ठीक है, लेकिन जब ये टूटा तो क्या बने, दो बने। क्या बने, दो बने। ठीक है, क्या बने, दो बने। तो वियोजन में क्या होता है, एक कल उत्पाद टूटता है या दो या दो से ज्यादा का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन में जो होगा संयोजन में उसके जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, यानी वियोजन क्या कहती है भाई, संयोजन को तो कुछ भी कर लेकिन मैं क्या करूंगी, तेरे से सब कुछ उल्टा। तो ये थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन आती है उसका नाम है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी नाम तो इसका आपने सुना ही होगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो इस क्लास में आपको ये क्या हो जाएंगी, जान जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इसको जान जाएगा और ये तेरे को जान जाएगी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्मा का क्या होगा, इसमें उत्सर्जन होगा। ऊष्मा बनेगी ना भाई, ऊष्मा का क्या होगा, इसमें उत्सर्जन होगा। ये क्या है, ये है ऊष्मा, ये वो ऊष्मा नहीं है भाई, ये है रिएक्शन की ऊष्मा। ठीक है, जब वो विक्रिया होगी तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी ऊष्मा का क्या होगा, इसमें उत्सर्जन होगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, प्राकृतिक गैस का दहन। कौन सा एग्जाम्पल है भाई, प्राकृतिक गैस का दहन। क्या होती है प्राकृतिक गैस, क्या होती है, CH4 क्या है, प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस है, प्राकृतिक गैस, CH4+O2। तो क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अब श्वसन भी क्या है, जो हम श्वास लेते हैं ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखो कैसे होता है, अभी बताता हूँ आपको। आपको श्वसन की क्या बताता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई। सबसे पहले देखो दूसरा एग्जाम्पल है ना ये श्वसन, इसमें क्या होता है भाई, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने 6, यानी C6H12 और O6। इसे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, 6O2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, 6O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। देखो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इसमें भी देखो लास्ट में क्या बनी, उस ऊर्जा, या मैं इसे बोल सकता हूं क्या, उष्मा। ठीक है,
नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है, ठीक है। इसे हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं और उष्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम 6H12O6 की रिएक्शन 6O2 से कराते हैं तो हमारे पास बनता है 6CO2 6H2O ऊर्जा, ठीक है। और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? श्वसन, ठीक है। श्वसन यानी श्वास लेना। तो हम श्वास लेते हैं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किससे होती है? श्वसन से, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसे एक बार आप देख लीजिए, नजर मार लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है उष्मा शोषी। अब उष्मा शोषी क्या है भाई? ये उष्मा क्षेपी के जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले कौन सी रिएक्शन? उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे संयोजन की उल्टी क्या थी? वियोजन थी। वैसे उष्मा क्षेपी की उल्टी क्या होगी? उष्मा शोषी होगी। यानी उष्मा क्षेपी में तो हो रहा था उष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन, लेकिन उष्मा शोषी में क्या होगा? उष्मा अवशोषित होगी, यानी अवशोषण होगा उसका, ठीक है। निकलेगी नहीं, अवशोषित होगी, ठीक है। तो देखो उष्मा शोषी रिएक्शन को, फोर्थ रिएक्शन जिसका नाम है उष्मा उष्मा शोषी। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा या उष्मा का, ऊर्जा या उष्मा का क्या होता है भाई? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। यानी उष्मा या ऊर्जा लगेगी तब अभिक्रिया संपन्न होगी, बिना ऊर्जा उष्मा का अभिक्रिया नहीं होगी। देखो इसका एग्जाम्पल से समझे हम, इसका एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल इसका H2 + I2, और ये क्या, इस अभिक्रिया में क्या लग गई? ये ऊर्जा लग गई। और ये क्या बन गया भाई? 2H और I, ठीक है। क्या बन गई? 2H और I। तो इसमें क्या लग गई? ऊर्जा लग गई ना। उष्मा जब इसमें प्रयोग हुई तभी तो ये अभिक्रिया संपन्न हुई। तो उष्मा का अवशोषण क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल से देखो, N2 + O2 + ऊर्जा, और क्या बन गया भाई? 2NO। क्या बन गया? 2NO। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का अवशोषण। क्या हो रहा है? ऊर्जा का अवशोषण। और इसमें भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का अवशोषण। दोनों अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊर्जा प्रयोग में ली जा रही है, उसके बाद क्या हो रही है? रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊर्जा या उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इन एग्जाम्पलों को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी रिएक्शन? विस्थापन रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं कितनी हार्ड होगी, कितनी कठिन होगी, लेकिन ये कठिन नहीं है। देखो पांचवी रिएक्शन विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील एक अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है भाई? एक अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? पदार्थ होता है, जो कि किसी भी यौगिक में, कोई सा भी यौगिक हो, ठीक है, किसी भी यौगिक में से अपने से कम, ठीक है, यानी इससे जो कम सक्रिय होगा, यानी अपने से कम सक्रिय तत्व या पदार्थ को हटाकर उसका क्या ले लेता है? स्थान ले लेता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कम सक्रिय या अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील पदार्थ। क्या है भाई? पदार्थ है वो। कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका क्या ले लेता है? स्थान ले लेता है। कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका क्या ले लेता है भाई? ये स्थान ले लेता है।
यानी विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ होता है अधिक अभिक्रियाशील, जो कि किसी भी यौगिक में से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका क्या ले लेता है, स्थान ले लेता है। उस हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये तो है भाई अधिक अमीर आदमी, ठीक है, और ये है गरीब आदमी। तो ये क्या करता है, इससे जो इसका सामान है ना उसे छीन लेता है, यानी सामान के साथ वो जुड़ जाता है और उसको हटा देता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझे इसको। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में हैं 3 एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। देखो, पहला एग्जाम्पल है आयरन। क्या है भाई, ये आयरन का फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड में। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ। इसका नाम तो क्या है, आयरन। इस यौगिक के अभिलयन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम है भाई इसका, कॉपर सल्फेट नाम है इसका। क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा कि इनमें से जो भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी भी यौगिक में से हटा देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो ये आयरन क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इसमें कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व। क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा और इसका स्थान ले लेगा। देखो कैसे लेता है स्थान, क्या बन जाएगा यहाँ पर, FeSO4। ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। क्या बन गया भाई, ये आयरन सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी हटा दिया। देखो पहले आयरन था, बाद में बन गया आयरन सल्फेट। पहले था कॉपर सल्फेट और बाद में अकेला क्या बच गया, कॉपर बच गया। हो गए ना अलग अलग, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व था और इस यौगिक में ये कॉपर क्या था, कम अभिक्रियाशील तत्व था। तो क्या हो गया आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो क्या कर दिया, अलग कर दिया, और सल्फेट के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। जैसे अब हम लेते हैं क्या, जिंक, Zn। ये किसका फॉर्मूला है, जिंक का। ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में। और ये किसके साथ, इसी के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, पहले जिंक था, अब आप बताओ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम सक्रिय है या कम अभिक्रियाशील है। क्या बन जाएगा, Zn या जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। यहां पर क्या था, जिंक था, वहां पर बन गया जिंक सल्फेट। यहां पर ये क्या था, कॉपर सल्फेट। और यहां जाते ही ये बाबूजी क्या हो गए, अलग हो गए, यानी अब ये सिंगल है। क्या है, सिंगल। पहले ये था डबल, फिर कोई आया नया आदमी, तो फिर ये क्या हो गए, सिंगल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अभी गाड़ी, यानी अभी एग्जाम्पलों की जो हमारे पास वैन है, गाड़ी है, वो समाप्त नहीं हुई है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, थर्ड एग्जांपल। जैसे हमारे पास है लेड, Pb, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लेड। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2। क्या है भाई, ये कॉपर क्लोराइड एक्वास स्टेट में। अब आप बताओ क्या होगा, सबको पता है सर, वही होगा जो पहली रिएक्शन में हुआ था। देखो अब इस लेड के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl2। यानी कॉपर तो हर रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, अलग ही हो रहा है। उसकी तो क्या है, किस्मत ही खराब है बेचारा। क्या बन गया, लेड क्लोराइड। और ये लो भाई तुम्हारा दोस्त कॉपर, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बन गया भाई, ये कॉपर बन गया। पहले था लेड, बाद में कॉपर क्लोराइड, फिर बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर। पहले लेड अकेला था, फिर इसके साथ आया क्लोराइड, तो ये बन गया लेड क्लोराइड। पहले कॉपर के साथ था क्लोराइड, लेकिन क्लोराइड किसके पास चला गया, लेड के पास, तो क्या बन गया, कॉपर बच गया। यानी भाई क्लोराइड क्या है, धोखेदार है। क्या है भाई,
धोखेबाज आदमी है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, रट गई होगी आपको। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है जो किसी भी यौगिक, कोई सा भी यौगिक हो, ठीक है, उसमें से क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी द्विविस्थापन। यानी इसमें तो एक ही हट रहा था, उसमें क्या होगा, दोनों हटेंगे। यानी अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्विविस्थापन। नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या होगा इसमें, आयनों के बीच आदान, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, एक अभिकारक के बीच नहीं, दोनों के बीच, जितने भी अभिकारक होंगे ना उन दोनों के बीच क्या होगा, आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, यानी अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान। मिल बांट के खाने वाले आदमी है, ठीक है, क्या है, मिल बांट कर खाने वाले आदमी। यानी अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि दो आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो इसका हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और हम उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो रिएक्शन आएगी वो क्या होगी, यही होगी। ठीक है, क्या होगी, यही रिएक्शन होगी। एक मिनट, बिल्कुल आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान। अब आप कहोगे सर आपके लिए तो आसान ही है, लेकिन हमको तो याद नहीं होती ना। आपको भी याद होगी इस लेक्चर के बाद, आप कभी नहीं बोलोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को, आप ऐसे रट जाएंगी, एक उंगलियों पर रट जाएंगे आपको क्या होती है रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है भाई सोडियम सल्फेट। क्या है ये, सोडियम सल्फेट। क्या है भाई ये, सोडियम सल्फेट। अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो ये करेगा बेरिलियम क्लोराइड के साथ। क्या है भाई ये, क्या है भाई ये, बेरिलियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेरिलियम क्लोराइड। दो है हमारे पास अभिकारक, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। अब देखो क्या हो, जो होगा अच्छा ही हो। देखो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। क्या बन गया ये, बेरिलियम सल्फेट बन गया। पहले था सोडियम सल्फेट, उसके बाद क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट। अब देखो कैसे हुआ आयनों का आदान प्रदान। यहाँ था सोडियम सल्फेट, यहाँ था बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, क्लोराइड, तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरिलियम के साथ क्या जुड़ गया, SO4 सल्फेट, तो क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट। तो ऐसे इन दोनों के बीच क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यानी किसी भी एक के बीच नहीं होगा, दोनों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल हमारे लिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो आप इसे क्या कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को दोनों को एक साथ सीखेंगे, दोनों में एक साथ अंतर करेंगे। ठीक है, तो आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिया होगा। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्या उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं में क्या अंतर, यानी दोनों में क्या अंतर है। अगर हम दोनों को एक साथ समझेंगे तो हमें क्या होगी,
ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। एक एक करके समझेंगे तो हमें समझ में कम आएगा, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ समझते हैं, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखो कुछ नहीं होती। अब आप कहेंगे सर कुछ तो कैसे नहीं होती, और कुछ नहीं होती तो यहाँ नहीं होती। देखो पहला उपचयन, इसमें तो क्या होगा भाई, हमारे पास मान लो ऑक्सीजन है, इसका क्या होगा योग होगा, यानी जिसमें भी ऑक्सीजन आपको जुड़ती दिखे ना तो आप उसके थप्पा मार दो, कह दो कि यही क्या है, उपचयन है, हमें क्या हो गई, उपचयन मिल गया। यानी जहां भी ऑक्सीजन का आप योग देखो, यानी जैसे सीयू था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। अब सीयू के हम ऑटो के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, CuO, यानी उसके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। अब आपको उस पर नजर रखनी है, ठीक है। तो CuO जैसे बने तो हमें क्या पता लग जाएगी, ये तो भाई कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। अब आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन मिले जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन निकले, हटे, तो वो क्या है, उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें देखो अब उपचयन में क्या होगा, अपचयन का बिल्कुल उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट। जैसे संयोजन का उल्टा क्या था, वियोजन, ऊष्माक्षेपी का उल्टा क्या था, ऊष्माशोषी, वैसे ही उपचयन का उल्टा क्या है, अपचयन है, ठीक है। क्या है, अपचयन। यानी इसमें तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन हटेगी। जहां भी ऑक्सीजन हटती दिखे जस्ट समझ जाओ कि वो क्या है, ये तो अपचयन ही है। क्या है, अपचयन ही है, कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। और हाइड्रोजन का आपको क्या होता दिखे, योग, कि जहां भी आपको हाइड्रोजन जुड़ती दिखे, हाँ कि आपने एक रिएक्शन देखी और देखा कि सर यहाँ तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, आपने दिमाग लगाया क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन अभिक्रिया। और जब हाइड्रोजन हटता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं, ठीक है। किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या चल रही थी हमारी उपचयन और उपचयन अभिक्रिया चल रही थी, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, Cu प्लस O2, तो क्या बन गया भाई यहाँ पर CuO, क्या बन गया, CuO। तो पहले तो देखो कॉपर क्या था, अकेला था बेचारा, अकेला था ना। उसके बाद क्या हो गई, ऑक्सीजन आई और इससे बोली क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गई, बैठ गई, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई ना। तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गई, तो ऑक्सीजन जुड़ना यानी ऑक्सीजन का योग, और हमने पढ़ा था कि सर ऑक्सीजन का योग तो किसमें होता है, उपचयन अभिक्रिया में होता है। तो ये क्या है भाई, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये, उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। देखो अब अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है CuO और H2, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, Cu प्लस H2O, क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। अब आप देखो इसके पास ऑक्सीजन है सबको दिख रहा है सर, है ऑक्सीजन, लेकिन ये यहाँ पर जाते ही यानी अभिक्रिया होने के बाद कॉपर अकेला हो गया, ठीक है, यानी ऑक्सीजन हट गई और किसके साथ जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटी, अब हमने पढ़ा था सर कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटी, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, वो है ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन हटी, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उपचयन का, और ये अपचयन का, ठीक है। आपको ये देखना है कहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है और कहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और ये अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आपको इन दोनों एग्जाम्पलों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स, जो कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का क्या है, योग है, ठीक है। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों में क्या होती है, साथ साथ होती है। देखो आप एक बार इन्हें देख लीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। और रेडॉक्स अभिक्रिया होने के बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचेगा जिसका नाम है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें उपचयन अभिक्रिया कहाँ कहाँ हमारे काम आती है, कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगी कि कहाँ कहाँ होती है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप बोले सर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है,
हमने तो कभी सुना ही नहीं रेडॉक्स क्या होती है सर। ठीक है, क्लास में सर के पास सुना था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, हमें समझाया नहीं रेडॉक्स क्या होती है। देखो, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो कौन सी रिएक्शन, नोवी रिएक्शन, क्योंकि दो हमने एक साथ समझ ली ना। अब देखो नोवी कौन सी, रेडॉक्स। रेडॉक्स मेरे भाई क्या, रेडॉक्स नाम नहीं, क्या है, ब्रांड है रेडॉक्स। देखो इसमें क्या होगा, इसमें उपचयन प्लस अपचयन दोनों होंगे, यानी इसमें ऑक्सीजन का उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है। और इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट किसका, उपचयन का। इसमें ऑक्सीजन तो क्या होती है भाई, हटती है। क्या होती है, हटती है। क्या होती है बाबू, हटती है। और हाइड्रोजन जुड़ती है। क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। तो मेरे रसगुल्ले, इसमें उपचयन में तो क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती, सॉरी हटती है, और हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो रेडॉक्स पढ़ रहे थे। सर आपने ये क्या बता दिया। तो रेडॉक्स में क्या होता है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। अगर आपको उपचयन और अपचयन अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कुछ भी नहीं है, ये इन दोनों का ही क्या है, योग है। यानी इसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। सर ऐसे नहीं, हमें तो एग्जाम्पल से समझाओ, जैसे एग्जाम्पल से समझाओ, जैसे हमारे ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। अरे आप जो बोलोगे वो आपको सब मिलेगा। देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई। पहले एग्जाम्पल, CuO प्लस H2, तीर का निशान, Cu प्लस H2। अब आपको कहेंगे सर बताओ कहाँ हो रहा है उपचयन और अपचयन, तब माने हम तो देखो यह क्या है, CuO है। ठीक है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब देखो यहां जाने पर क्या हो रहा है, कॉपर तो अकेला ही रहा, ऑक्सीजन कहाँ गया। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो क्या निकला, दो के दान निकला। वो किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यानी उसे अच्छा पैसे वाला मिला, और उसके साथ क्या हो गया, चला गया। देखो अब तो ये जो हुआ, ऑक्सीजन क्या हुई, हटी। तो हमें पता है जब ऑक्सीजन हटती है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, उपचयन। क्या होता है भाई, उपचयन। तो बोल मेरे रसगुल्ले, क्या होता है, उपचयन। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, यानी ऑक्सीजन का योग हुआ, तो क्या कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इनका नाम है। ठीक है, तो या तो हुई उपचयन और यहाँ पर अपचयन। अब आपको होगी सर ये तो एक ही एग्जाम्पल समझाया आपने। तो देखो मेरे रसगुल्ले चाशनियों, एक और एग्जाम्पल आपके लिए यही लिख देता हूं मैं, है ना। देखो हमारे पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, जिसको ऊपर ही लिख देता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना पहले एग्जाम्पल। आप देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल रेडॉक्स का। जैसे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, क्या है भाई, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो किताब में तो देखा होगा ना इसको, रियल में नहीं देखा होगा तो इसके हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या होगा, ऑक्सीजन उपचयन होगा और अपचयन होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता रेडॉक्स में। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये Zn प्लस CO, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ तो क्या था, जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, क्या थी भाई, ऑक्सीजन थी। पर यहाँ क्या हो गया, जिंक अकेला ही बच गया, ऑक्सीजन किसके साथ चल गई, कार्बन कार्बन के साथ चल गई। तो ऑक्सीजन ने क्या दिया, धोखा दिया नहीं यहाँ पर, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप दे रहे हो हमें धोखा। देखो तो यहाँ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हटी, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ऑक्सीजन का ह्रास क्या है, अपचयन है। क्या है भाई, अपचयन है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। और कार्बन जब जुड़ता है, सॉरी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी, तो क्या हो गया, क्या हो गया, उपचयन हो गया। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो चयन हो गया, और जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटी तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। यानी रेडॉक्स में क्या होता है, अपचयन और उपचयन। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप अब आपको ऐसा लगे सर परिभाषा कैसे लिखें, तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल को 2-3 मिनट 10 सेकंड आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या
उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव कहाँ कहाँ इनके प्रभाव पड़ते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो आप इसे देखिए, समझिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का क्या है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेडक्स में क्या होता है भाई, उपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं हमारी लाइफ में, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। क्या प्रभाव, तो आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कितने प्रभाव दे रखे हैं, 2, संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, सबसे पहले हम किसको समझेंगे, संचारण को। किसको समझेंगे, संचारण को। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु, ठीक है, अपने आसपास, जब कोई धातु क्या, जब कोई धातु अपने क्या आसपास, अपने क्या आसपास अम्ल आर्द्रता, अम्ल आर्द्रता, क्या अम्ल आर्द्रता आदि की क्या आती है, संपर्क में आती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, संचारित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, संचारण। क्या कहते हैं बाबू, इस घटना को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। रसगुल्ले देख, संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, वो संचारित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपने समझ लिया होगा। मान लो हमारे पास कोई धातु है, धातु में जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लोहा है। क्या है भाई, लोहा की एक कील है, मान लो ये है हमारे पास कील, ऐसी होती है ना कील। तो लोहे की हमारे पास क्या है, एक कील है, इसे हम क्या मान लेते हैं, लोहे की, लोहे की कील है। ठीक है, क्या है ये, लोहे की कील है। ठीक है, या क्या, लोहा क्या है, धातु है। जब धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगी, संचारित हो जाएगी। तो देखो, संचारित मतलब एक भूरे रंग की परत होती है। ठीक है, क्या होती है, भूरे रंग की परत। अब मान लो हमारे पास ये लोहा है, लोहा जब नया नया होता है तो क्या होता है, चमकदार होता है, चमकीला होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यानी अभी तुम जवान हो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो तुम क्या हो जाएगे, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है ना, बूढ़ा तो होना ही है ना सबको। तो देखो, जब लोहे की कील नई नई होती है, चमकीली होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस पर भूरे रंग की लालिमा युक्त एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और उसे हम क्या कहते हैं कि भैया लोहा क्या हो गया, खराब हो गया, संचारित हो गया। और इस घटना को हम कहते हैं संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लो ये तो थी नई कील, ये तो कैसी कील थी, लोहे की नई कील थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये कील क्या हो गई, इस पर भाई जैसे एक भूरे रंग की क्या चढ़ गई, परत चढ़ गई। क्या चढ़ गई, ऐसी हो गई कील, ऐसी दिखने लगी, भूरे रंग की क्या चढ़ गई, इस पर परत, भूरे रंग की क्या चढ़ गई, परत चढ़ गई। और ये कील क्या हो गई, संचारित हो गई। क्या हो गई भैया, कील संचालित हो गई। यानी कील, अब हम कह सकते हैं कि कील क्या हो गई, पुरानी हो गई। ठीक है, पहले नई थी, चमकदार थी, चमकीली थी, और उसके बाद क्या हो गई, वो जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ उसकी उम्र क्या हो गई, कम हो गई, यानी वो अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ गई। यानी संगति का सर हुआ ना, देखो ऐसा होता है संगति का सर। ठीक है, ये तो था हमारे पास पहला एग्जाम्पल। क्या था भाई पहला एग्जाम्पल इसका, क्या था, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ओहो, क्या लगना भाई, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर और एग्जाम्पल बताओ। देखो बताते हैं, एग्जाम्पल का हमारे पास क्या है, स्टॉक है। देखो, अब हम लेते हैं किसको, चांदी को लेते हैं। आपने चांदी देखी होगी, पहनी होगी, और खाई, खाई तो नहीं होगी आपने चांदी। ठीक है ना, चांदी खाई भी जाती है। ठीक है, चांदी देखी होगी आपने। ठीक है, चांदी कोई अंगूठी देखी होगी, कोई आभूषण देखे होंगे। ठीक है, जब चांदी नई नई होती है ना, उसमें, उस धातु में क्या होती है, चमक होती है भाई, बहुत चमकीली होती है वो, जिससे आप क्या दिखते हो, रिच दिखते हो। ठीक है, उसे पहनने के बाद। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मान लो हमने उसे उंगली में पहना,
ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, तो क्या हो गई, जो हमारे पास जो चांदी थी, आपने नोटिस किया होगा कि उस पर काले रंग की परत चढ़ गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा संचारण के कारण होता है। उस पर काले रंग की क्या चढ़ जाती है? परत। जब आप अंगूठी को पहने रखते हो तो आप हाथ को तो धोते ही होगे, ठीक है ना? आप धोते होगे हाथों को, या पानी वगैरह हम डेली यूज में लेते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उस पर काले रंग की क्या चढ़ जाती है? एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। यानी चांदी पर, किस पर? चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। अब आप बोलोगे सर काले रंग की क्यों? भाई संसारण तो कैसे भी हो सकता है ना, चांदी का अलग है, लोहे का अलग है, ठीक है। लोहे पर क्या होता है भाई, लालिमा के भूरे रंग का पदार्थ चढ़ता है, और चांदी पर क्या होता है भाई, उसका रंग काला हो जाता है, यानी चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है, ठीक है। फिर आप जाते हो सुनार के पास, ठीक है, उसे साफ करवा के लाते हो, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपने तांबा देखा होगा, ठीक है। क्या देखा होगा? तांबा तो देखा ही होगा, ठीक है। तांबा तो हर घर में मिलता है, इतनी महंगी धातु नहीं है तांबा। तो तांबे का क्या होता है, जब वो लंबे समय तक पड़ा रहता है, रखा रहता है, उनके अम्ल आर्द्रता नमी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। हरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत। तो हम कह सकते हैं तांबे पर, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। क्या चढ़ना रसगुल्ले, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या चढ़ना? हरे रंग की परत चढ़ना। तो ये क्या हो गया? संचारण हो गया। अब हम कह सकते हैं कि तांबे की धातु क्या हो गई? संचारित हो गई, यानी जो पहले थी वो अब नहीं रही, ठीक है। समय के साथ काम खत्म। तो हमारे पास यहाँ थे 3 एग्जाम्पल, कौन कौन से? लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना मतलब एक वो होती है, लालिमा युक्त होती है, ठीक है। भूरे रंग का पदार्थ होता है, वो चढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाती है, कील या लोहे की धातु संचारित हो जाती है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? विकृत गंधिता, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं आपको शुरू से एक बार सब रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, एक बार नजरों में उतार लीजिए। तो मेरे भाई आपको संचालन क्या हो गया? समझ में आ गया, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? विकृत गंधिता। नाम से ही पता चल रहा है, गंध और स्वाद क्या हो जाएंगे? विकृत हो जाएंगे। इसमें क्या होता है भाई, कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है भाई? वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विकृत गंधिता। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? विकृत गंधिता। नाम से पता चल रहा है क्या होगा सर। देखो विकृत मतलब कि किसी भी चीज का स्वाद बदल जाना, गंध बदल जाना, ये क्या है? विकृत है। अब आगे लिख रखा है गंधिता, यानी गंध विकृत हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। तो देखो गंध, गंध या स्वाद का बदल जाना, बदल जाना, या मैं कह सकता हूं विकृत हो जाना। क्या हो जाना भाई? विकृत हो जाना। जब गंध, कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ की गंध या स्वाद विकृत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने चिप्स तो खाई होंगी, ठीक है, दुकानों पर मिलती है 5 रुपए की, 10 रुपए की, ठीक है। चिप्स खाई होंगी। चिप्स की जो थैली होती है, पन्नी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को निकाला जाता है और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब आपको होगी सर ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, वो अधिक सक्रिय होती है, यानी वो चिप्स को खराब कर देंगी, लंबे समय तक उसे सही नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? कम सक्रिय होती है। तो जिससे क्या होता है कि जो चिप्स की थैली है उसमें चिप्स हैं जो लंबे समय तक चल पाते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ? चिप्स की थैली में, किसकी थैली में भाई? चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, ऑक्सीजन हटाकर
ऑक्सीजन हटाकर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, जिसे मैं क्या कह सकता हूं भाई? कम सक्रिय गैस। कौन सी गैस? कम सक्रिय गैस भरी जाती है, जिससे कि हमारी जो चिप्स हैं वो लंबे समय तक ताजा रहें, स्वस्थ बनी रहे। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि हमारे जो चिप्स हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहे, ताजा बनी रहे। ठीक है। विकृत गंधिता मतलब गंध या स्वाद का क्या होना? बदल जाना, विकृत हो जाना। नाम से पता चल रहा है हमारी गंध क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है किसमें? आपकी बुक में। कौन सा? चिप्स की थैली वाला। यानी चिप्स की थैली में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। एक बार आप इसे अपनी नजरों से क्या कर लीजिए? देख लीजिए। ठीक है। उतार लीजिए, अपनी दिमाग में छाप लीजिए इसको। फिर मैं आपको क्या करूंगा? पूरा टॉपिक दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है। तो आपको संचारण और विकृत गंधिता क्या हो गई होंगी? समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो अब हम दोबारा से क्या करते हैं? एक बार पूरे चैप्टर का रिकैप करते हैं। और आपको एक सूत्र क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। कौन सा? CaCO3। क्या है भाई? ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। इसके काफी चांस होते हैं परीक्षा में पूछे जाने के। संगमर किसका सूत्र है भाई? ये संगमरमर का CaCO3। ठीक है। संगमरमर का क्या? रासायनिक सूत्र। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले किससे? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों, उत्पादों के प्रतीक और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखे अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसका अर्थ यानी कि वो भाग जाते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है। जिनमें से पहली थी संयोजन, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नए गुणों वाले यौगिक का या पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। वियोजन, वियोजन में क्या होता है भाई? वियोजन संयोजन की क्या होती है? उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। तो वियोजन में क्या होता है? एक उत्पाद होता है, एक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है टूट कर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी उष्मा छेपी। उष्मा छेपी नाम से पता चल रहा है क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। उसके बाद हमने पढ़ी उष्मा शोषी अभिक्रिया। जस्ट उष्मा छेपी की क्या है? ये अपोजिट है। जैसे संयोजन के अपोजिट क्या थी? वियोजन थी। ठीक है। उष्मा छेपी में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ी क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, जो कि कम अभिक्रियाशील पदार्थ को किसी यौगिक में से हटाकर उसका क्या ले लेता है? इस स्थान ले लेता है। उसके बाद हमने पढ़ी क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है भाई? अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है। उपचयन में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन हटती है या निकलती है। ठीक है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है और हाइड्रोजन गैस जुड़ती है। ठीक है। यानी उसका योग होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का योग है। ठीक है। उनको हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया हमारा, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी क्या क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के। तो दो प्रभाव दे रखे हैं, संचारण और विकृत गंधिता। संचारण में क्या होता है कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए थे आपकी किताब में, एनसीईआरटी में। लोहे पर जंग लगना। ठीक है। जैसे जैसे हम देखा, लोहा जब नया नया होता है तो चमकीला होता है। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? अपनी चमक खो देता है। ठीक है। वो संसारित हो जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। जैसे चांदी पर क्या चढ़ना? काले रंग की परत चढ़ना, और तांबे पर हरे रंग की क्या चढ़ना? परत चढ़ना। ठीक है। विकृत गंधिता, उसमें क्या होता है भाई? जो गंध होती है ना वो विकृत हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है। और हमने एक एग्जाम्पल से समझा क्या? चिप्स की थैली। ठीक है। चिप्स की थैली में क्या होता है? ऑक्सीजन निकाल कर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, जो कि ऑक्सीजन गैस से क्या होती है? कम सक्रिय होती है, और हमारी जो चिप्स है ना वो लंबे समय तक ताजा और स्वस्थ रहती है। ठीक है। तो
आपको पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर हमने एक ही वीडियो में क्या कर लिया है, समझ लिया है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल रिजल्ट निर्माण के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है।